हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से। हमारा आज का लेक्चर नंबर 64 होने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पिछले वर्ष के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन आज फिर पढ़ने वाले हैं। तो एकदम सेशन में लास्ट तक बने रहेगा और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम, डीएसएसबी एनम या किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो आज के लिए आपका सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गर्भावस्था के दौरान बैलोटमेंट चिन्ह किस सप्ताह में सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है? 6वां सप्ताह, 16वां सप्ताह, 20वां सप्ताह या 28वां सप्ताह? कह रहा है गर्भावस्था में के दौरान बैलोटमेंट चिन्ह किस सप्ताह में सबसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है या महसूस किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वां सप्ताह। नेक्स्ट कह रहा है हाई डेंटिटी फॉर्म मूल में सबसे आम लक्षण क्या होता है? हाई डेंटिटी फॉर्म में मूल में सबसे आम लक्षण क्या होता है? रक्तचाप में वृद्धि होती है, अत्यधिक उल्टी, योनि से अनियमितता, रक्तस्राव, नाड़ी दर में कमी। तो कह रहा है हाई डेंटिटी फॉर्म मूल में सबसे आम लक्षण क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योनि से अनियमितता, अनियमित रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, कारण निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी दवा है जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट, फोलिक एसिड या टेट्रामाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्या, किसके लिए दवा गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने में उपयोग की जाती है? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा, कर अपगार स्कोर का मूल्यांकन जन्म के कितने समय बाद किया जाता है? 30 सेकेंड और 5 मिनट पर, या 1 मिनट और 5 मिनट पर, या 2 मिनट और 10 मिनट पर, या 1 मिनट और 10 मिनट पर? तो कह रहा है अपगार स्कोर का मूल्यांकन जन्म के कितने समय बाद? 1 मिनट और 5 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान क्या है? उच्च रक्तचाप, प्रोटीन यूरिया, दर्द रहित योनि से रक्तस्राव, बुखार और कफ कपी। तो कह रहा है क्या प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्द रहित योनि से रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद कौन सी क्रिया प्राथमिक होती है? विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, या नेत्रों में एंटीबायोटिक डालना, श्वसन मार्ग को साफ करना, या वजन मापना? तो कर नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद कौन सी क्रिया प्राथमिक होती है? तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन मार्ग को साफ करना। बढ़ते आगे। करा एक्लेम्पसिया का प्रमुख लक्षण क्या है? सिर दर्द, मूर्छा आना, हाथों में सूजन, उच्च तापमान। तो कह रहा है एक्लेम्पसिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो एक्लेम्पसिया का प्रमुख लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, मूर्छा आना। तो बढ़ते हैं आगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है? गर्भपात की धमकी, अधूरा गर्भपात, पूर्ण गर्भपात या अनियोजित गर्भपात? तो कारण निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त नहीं है? तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा अधूरा गर्भपात, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
कह रहा है WHO के अनुसार प्रसव पूर्व कुल कितनी बार जांच होनी चाहिए? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। तो कह रहा है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रसव पूर्व कुल कितनी बार जांच होनी चाहिए? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 बार। तो WHO के अनुसार प्रसव पूर्व कुल कितनी जांच होनी चाहिए, कितनी बार जांच होनी चाहिए? 4 बार। बढ़ते हैं आगे। नवजात शिशु की त्वचा पर वर्निक्स कैसियोसा की भूमिका क्या होती है? त्वचा को संक्रमण से बचाना, रक्त संचार को बढ़ाना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, हड्डियों की वृद्धि में सहायता। तो कह रहा है नवजात शिशु की त्वचा पर वर्निक्स कैसियोसा की भूमिका क्या होती है? तो वर्निक्स कैसियोसा की भूमिका क्या होती है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा को संक्रमण से बचाना। तो त्वचा को संक्रमण से बचाना। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गोडेल साइंस किसका संकेत है? गर्भाशय की कठोरता, गर्भाशय ग्रीवा को कोमलता, नाल की स्थिति या भ्रूण की गति। तो कह रहा है गोडेल्स साइन किसका संकेत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा की कोमलता यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है RH इनकैपेटिबिलिटी सबसे अधिक कब खतरनाक होती है? पहले गर्भ में, दूसरे गर्भ में, तीसरे माह में या प्रसव के तुरंत बाद। तो RH इनकैपेटिबिलिटी सबसे अधिक कब खतरनाक होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरे गर्भ में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एमनियोटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण का लिंग पता लगाना, प्रसव की प्रगति को तेज करना, रक्तचाप नियंत्रित करना, पेशियों को आराम देना। तो कह रहा एमनियोटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमनियोटॉमी का मुख्य उद्देश्य होता है प्रसव की प्रगति को तेज करना। बढ़ते हैं आगे। कह रहा निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा की असामान्यता नहीं है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रेटा या प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा सर्कुलोसा। तो कह रहा इनमें से कौन सा प्लेसेंटा की असामान्यता नहीं है? प्लेसेंटा की असामान्यता कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लेसेंटा सर्कुलोसा। तो प्लेसेंटा सर्कुलोसा क्या होगी? प्लेसेंटा की असामान्यता नहीं है। नेक्स्ट। कह नवजात शिशु में जन्म के बाद तुरंत कौन सी प्रतिक्रिया सामान्य होती है? मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबिन्स्की रिफ्लेक्स या सभी। तो कह रहा है नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद कौन सी प्रतिक्रिया सामान्य होती है? तो ये सारी प्रतिक्रिया मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स या बेबिन्स्की रिफ्लेक्स यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो ये सारे प्रतिक्रिया क्या होती हैं? सामान्य होती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा लोचिया रुब्रा सामान्यतः प्रसव के बाद कितने दिनों तक रहता है? लोचिया रुब्रा सामान्यतः प्रसव के बाद कितने दिनों तक रहता है? 1 से 2 दिन, 3 से 5, 6 से 10 या 11 से 14 दिन। तो कह रहा है लोचिया रुब्रा सामान्यतः प्रसव के बाद कितने दिनों तक रहता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 दिनों तक। तो बढ़ते हैं आगे। कर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? सांस फूलना, चेहरे पर सूजन, थकान, हाथ पैर में दर्द। तो कह रहा आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया है इसमें सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो हमारा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थकान। तो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी थकान। तो बढ़ते हैं आगे। कर किस अवस्था में भ्रूण का सिर प्रसव नलिका से ऊपर ही रहता है? कंप्लीट ब्रीच या फेस रिप्रेजेंटेशन या शोल्डर प्रेजेंटेशन या ओकिपुट पोस्टेरियर। तो कह रहा किस अवस्था में भ्रूण का सिर प्रसव नलिका से ऊपर ही रहता है? तो किस अवस्था में भ्रूण का सिर प्रसव नलिका से ऊपर ही रहता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोल्डर प्रेजेंटेशन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे।
कर मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट विरोधी दवा क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन सुक्रोज या विटामिन सी। तो कर मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट विरोधी दवा क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट यानी विरोधी दवा क्या है? तो हमारा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की सबसे सामान्य पहचान क्या है? त्वचा का लाल होना, रोने की तीव्रता, त्वचा ठंडी और सुस्त हो जाना, अत्यधिक भूख। तो कर नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया की सबसे सामान्य पहचान क्या है? तो हाइपोथर्मिया की सबसे सामान्य पहचान क्या है? तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा ठंडी और सुस्त हो जाना। तो बढ़ते हैं आगे। कर फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सी जन्मजात विकृत हो सकती है? स्पिना बिफिडा, क्लेफ्ट लिप या हाइड्रोसेफलस या माइक्रोसीफैली। कर फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सी जन्मजात विकृत हो जाती है? तो फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में कौन सी जन्मजात विकृत हो जाती है? तो हमारा हो जाएगा स्पाइना बिफिडा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर ट्विन प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सी है? पेल्विक एग्जाम, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। कर ट्विन प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सी है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। तो बढ़ते हैं आगे। कर सामान्यतः गर्भ में भ्रूण की गतिविधियां पहली बार कब अनुभव होती हैं? 8 सप्ताह, 12, 16, 20। तो कर सामान्य गर्भ में भ्रूण की गतिविधियां पहली बार कब अनुभव होती हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा 16 सप्ताह में। नेक्स्ट। कर निम्न में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान वर्जित है? आयरन फोलिक एसिड या टेट्रासाइक्लिन या पैरासीटामॉल या कैल्शियम कार्बोनेट। तो कर निम्न में से कौन सी जो दवा है क्या है गर्भावस्था के दौरान क्या होती है? वर्जित होती है। तो हमारा टेट्रासाइक्लिन गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर नाल के पूरी तरह बाहर न आने को क्या कहते हैं? रेटेंड प्लेसेंटा या एब्रेप्टियो प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा पर क्रेटा। कर नाल के पूरी तरह बाहर न आने को क्या कहते हैं? तो नाल के पूरी तरह बाहर न आने को क्या कहते हैं? तो हमारा हो जाएगा रिटेंड प्लेसेंटा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कर नवजात की पहली मल त्याग क्रिया को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम, मेकोनियम, वर्टनिक्स, लेनुगो। कर नवजात की पहली मल त्याग की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो नवजात के पहली मल त्याग क्रिया को कहते हैं मेकोनियम यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। कार्ड प्रोलैप्स होने पर सबसे पहला कदम क्या होता है? नाड़ी जांचना, स्त्री को टेंडेलनबर्ग पोजीशन में रखना या ऑक्सीजन देना या जांच पूरी करना। तो कह रहा है कार्ड प्रोलैप्स होने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो स्त्री को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में रखना। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में क्या करना? स्त्री को रखना। नेक्स्ट। कर गर्भाशय में संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है? दूषित प्रसव प्रक्रिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड। तो कह रहा गर्भाशय में संक्रमण का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूषित प्रसव प्रक्रिया। क्या है हमारा है गर्भाशय के संक्रमण को सामान्य कारण क्या है? दूषित प्रसव प्रक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा 29 नंबर क्वेश्चन है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL में कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, मेथिल डोपा, निफेडिपिन या एम्पाइसिलिन। तो कह रहे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL में कौन सी दवा दी जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे।
और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा एपिसियोटॉमी में सबसे सामान्य चीरा किस दिशा में दिया जाता है? मिड लाइन, मेडियोलोटरल या लेटरल या वर्टिकल। तो कह रहा है एपिसियोटॉमी में सबसे सामान्य चीरा किस दिशा में दिया जाता है? तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडियोलोएट्रल। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा तो कम से कम शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।